नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में पार्टी को एकजुट करने के हर एक दांव पेच पार्टियां आजमा रही है, ताकि समय रहते सामंजस्य के जरिए चुनाव जीता जा सके। और यही प्रयास दिग्विजय सिंह और कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, हालांकि कांग्रेस पर पलटवार करने से भी नहीं चूक रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। सब लोग हाथ उठाकर हम दोनों हाथों से हाथ जोड़ो, अपना वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मंजूर है? इनमें से कोई खड़ा हो जाए पंजे के खिलाफ तो उसका सामाजिक बहिष्कार करो। सियासत के दंगल में इन दिनों हर एक पैतरा, हर एक दाव आजमाया जा रहा है जो 2023 में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दे। और इस युद्ध नीति में माहिर दिग्विजय सिंह ये करते भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले नीमच में भी दिग्विजय निष्ठा की शपथ दिलाते नजर आए थे, जिसमें कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की कसम खाई थी। लेकिन इस बार खास ये है कि वो बागियों के सामाजिक बहिष्कार करने तक की बात कहते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय की इस शैली के चर्चे हैं, तो कमलनाथ भी पीछे नहीं। वो इन दिनों हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, तो धार्मिक विषयों पर खुलकर बयान दे रहे हैं। मंदसौर में नाथ ने धर्म को विचार का विषय बताते हुए बीजेपी पर बांटने के आरोप लगा दिए। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं, ये हमें हमेशा याद रखनी है। हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तनाव पैदा करना हर वर्ग में। आज मणिपुर में क्या हो रहा है आप बारीकी से पढ़ रहे हैं, कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कितनों की हत्या हो गई, कितने मकान जला दिए गए। ये जो बांटने की राजनीति है, ये चाहते हैं कि एक आवाज ना हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दोनों हाथ यानी दिग्गी और नाथ इन दिनों पार्टी के कंधे मजबूत करने में जुटे हैं, तो बीजेपी भी वैसी ही सियासी वर्जिश में जुटी है। संगठन और सरकार सियासी सेहत को बेहतर कर रही है, तो कांग्रेस पर तंज कसने से भी बीजेपी नहीं चूकती। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे सामंतवाद करार देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और जनता का राज चलेगा। तो कमलनाथ के बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। न गुंडीजम चलेगा, न दिग्विजय सिंह जी आपकी सामंतशाही चलेगी, न कुछ चलेगा। ये विकास के रास्ते पर जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश चल रहा है, वही जनता का राज चलेगा। राजनीति धर्म से संचालित हो, क्योंकि धर्म इस देश की प्राण तत्व है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। कमलनाथ जी, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तुष्टीकरण की राजनीति है। बताओ, लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में और जॉब जिहाद के बारे में आपका क्या विचार है? जाहिर है कि 2023 के चुनाव में विपक्षी पार्टी से ज्यादा अंदरूनी खींचतान बड़ी चुनौती है। इसलिए दोनों ही दल अपने नेताओं को सामंजस्य की घुट्टी पिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता इस चुनाव में किसकी मेहनत पर मुहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जाहिर की। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी और साथ ये भी कह दिया कि यदि कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए तो कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हार सकती। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कार्यकर्ता अंदर चले आए, जिससे दिग्विजय सिंह नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया और साथ ही डिसिप्लिन में रहने की सलाह भी दे डाली। चलो चलो चलो, दाऊ दाऊ बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। दाऊ बाहर चलो।
दाऊ मैं आ रहा हूँ, दाऊ रुक जा, मैं आ रहा हूँ, चल बाहर चल, मैं आ रहा हूँ, भैया मैं सबसे मिलूंगा। चल भाई, कौन है? चलिए इनको, चलो इनके चेहरे पहचान लो, जो इनके चेहरे हैं इनको मैं नहीं मिलूंगा, चाहिए कहीं खड़े रहे। ओ उस्ताद चलो बाहर चलो। बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज मंदसौर पहुंचकर 2016 में हुए गोलीकांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उन्होंने पिपलिया मंडी में एक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 5 महीने का वक्त बचा है और अब सरकार को अपनी बहनें याद आ रही है। इनको किसान याद आ गए, इनको व्यापारी याद आ गए, इनको कर्मचारी याद आ गए। बीजेपी 18 साल बाद अपना पाप धोना चाहती है और ये पाप धोने की योजना है। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, उनको अब अपनी बहनें याद आ गई, उनको किसान याद आ गए, उनको व्यापारी याद आ गए, उनको कर्मचारी याद आ गए। ये याद तो आए हैं उन्हें अभी 18 साल बाद, पर ये अपना पाप धोना चाहते हैं। ये पाप धोने की योजना है। जहां देखो वहीं हड़ताल और चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। एमपी में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। यहां आर्च राइवल कांग्रेस बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी मौजूदगी पुरजोर तरीके से दर्ज कराने की फिराक में है। 25 जून को आम आदमी पार्टी जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरने वाले हैं। केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस महारैली में मौजूद होंगे। इस महारैली से पहले ही आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स उनके संपर्क में हैं। जो भी अच्छे लोग हैं उनके लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं आम आदमी पार्टी उनकी कदर करती है, ठीक है। जो अच्छे लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो मैं कह सकता हूं भी लोक सेवा करते हैं, जो अच्छे लोग हैं आम आदमी पार्टी के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले। ये 75 साल से वादे ही करते आए हैं। लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया। लोगों ने देख लिया है, एक बार होता है एक मौका देते हैं, एक बार होता है 2 मौके देते हैं। इनको 75 साल लोगों ने मौका दिया है, एमपी के लोगों ने। अब वो चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं भी हम उनको मौका दें जो वादा करे और वादे के ऊपर खरा उतरे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुछ मिथक और दिलचस्प समीकरण हैं जो साल दर साल बनते ही रहते हैं और चुनाव आते ही सियासी फिजा में गूंजने भी लगते हैं। और ऐसा ही एक मिथक है मुरैना में साल 1977 से लगातार जारी भी है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुरैना की सियासत का एक समीकरण दिलचस्प है तो नेताओं के लिए उतना ही डराने वाला भी। साल 1977 से लगातार इस इलाके से जिस भी नेता ने सत्ता का स्वाद चखा वो उसका ज्यादा समय तक लुत्फ नहीं ले पाया। क्षेत्र का जो भी नेता प्रदेश की कैबिनेट का हिस्सा बना वो पद पर रहते हुए विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया। क्या है, देखो चंबल की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की राजनीति होती है और वो जो है ना विद्रोह की राजनीति होती है। चंबल बागियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बागी का मतलब सिर्फ चंबल के बीहड़ों में रहने वाले बागी नहीं होते, राजनीति और वहाँ जनता भी बागी हो जाती है। कोई भी नेता मंत्री बनता है तो उसकी शान शौकत, उसके लटके झटके, उसका जो एटीट्यूड और उसके समर्थकों का जो तरीका वो फिर वहाँ की पब्लिक को चुभने लगता है। ये रिकॉर्ड बीते 45 सालों से कायम है। कहा जाता है कि नेता के मंत्री बनते ही जनता बागी हो जाती है। ये हम नहीं
आंकड़े भी बता रहे हैं। बाबू जबर सिंह 1977 में जनसंघ की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। 1980 में मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। जाहर सिंह शर्मा कक्का 1977 में जनसंघ सरकार में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बने। 1980 के चुनाव में बतौर मंत्री चुनाव हार गए थे। कीरत सिंह कंसाना 1985 में सुमावली से कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1989 में सहकारिता विभाग के उप मंत्री बने। 1990 गजराज सिंह सिकरवार से चुनाव हार गए। मुंशीलाल खटीक 1990 में 4 बार के विधायक मुंशीलाल पटवा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1993 चुनाव में कांग्रेस के रमेश गोरी से चुनाव हार गए। ऐदल सिंह कंसाना 2002 में दिग्विजय सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। 2003 में गजराज सिंह सिकरवार से चुनाव हार गए। रुस्तम सिंह 2003 में जीते और उमा भारती सरकार में मंत्री बने। 2008 के चुनाव में परशुराम मुदगल से चुनाव हार गए थे। 2013 में फिर शिवराज सरकार में मंत्री का दर्जा मिला। 2018 में रघुराज कंसाना ने चुनावी शिकस्त दी। गिरिराज दंडौतिया 2018 में दिमनी सीट से कांग्रेस विधायक बने। 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। कृषि राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव लड़े। 2020 में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से हार मिली। ऐदल सिंह कंसाना 2018 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। बतौर मंत्री अजब सिंह कुशवाहा से चुनाव हारे। 2023 में एक बार फिर मिथक और मुरैना की जनता का आमना सामना होगा। अब देखना होगा कि जनता इस मिथक को तोड़ती है या फिर बरकरार रखती है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में जनगणना पर सियासत गरमाने लगी है और देश में साल 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार डिजिटल सर्वे की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक जनगणना की मांग कर रही है। तो क्या है इसको लेकर सियासत और इस सियासत के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में जनगणना का जंग निकल आया है। लंबे समय से सर्वे को लेकर देश भर में चल रही सियासत का बोलबाला अब प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की डिजिटल जनगणना पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश में हुई आर्थिक जनगणना का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना वाली मांग पर भी सहमति जताई है। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसको डिजिटल करने की क्या जरूरत है। डिजिटल में क्या पता चलेगा जब तक कि आप घर में तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे। दरअसल देश में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार डिजिटल सर्वे की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें पूरी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। तो वही भूपेश सरकार ने आर्थिक जनगणना कराई, जो पूरी भी हो चुकी है। इसके बाद जरूरतों से वंचित लोगों को सरकार सुविधा मुहैया कराएगी। अब इस मामले पर बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है और कांग्रेस पर सर्वे रोकने के आरोप लगा रही है। ये डिजिटल सर्वेक्षण इस बात के लिए केंद्र सरकार करा रही है कि आम आदमी के लिए जो पैसा भेजा था, प्रधानमंत्री आवास का पैसा भेजा था, जल जीवन मिशन में हर घर में नल लग जाए उसके लिए पैसा भेजा था, अनेक योजना है, वो योजना आम आदमी तक के नहीं पहुंच पा रही है। तो उसका एक डिजिटल सर्वे हो रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार जो इसको जानबूझकर रोक रही है और केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है, जिस कारण ये सर्वे जो है हमारा अभी तक के हो जाना था जो अपूर्ण है। चुनावी साल में डिजिटल सर्वे बनाम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण का मामला सियासत में अभी और गरमाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जनता को इसका लाभ कब और कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रायपुर से बंसल न्यूज के लिए कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, एक बात 2018 चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव चाय और चर्चा में न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने विजयवर्गीय के साथ चर्चा की और इस दौरान बातों ही बातों में कई रोचक पहलू भी सामने आए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मित्रों के मित्र हैं और शत्रुओं के परम शत्रु भी हैं। वो होता ही है। मुझे लगता है कि जब
मित्रों का मित्र होगा तो वो शत्रुओं का उनके लिए एक उस भूमिका में महाकाल के उपासक भी हैं आप। दूसरी चीज, पीछे अगर लौटे, जैसा आपने स्वयं कहा कि एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से आप लौटे, आज भी हम देखते हैं कि दीपावली पर आप अपनी उसी दुकान पर बैठते हैं जो पहले बहुत छोटी थी, अब जरूर बड़ी हो गई है। आपके व्यवहार में भी हमने कभी परिवर्तन नहीं देखा, इस तरह से मिलते हैं। इसके पीछे आपके दिए हुए माता पिता के संस्कार हैं या बीजेपी के संस्कार हैं, या खुद कैलाश विजयवर्गीय ने जीवन के अनुभव की पाठशाला में ये सीखा है कि संतुलित रहो, मर्यादित रहो, अपने मस्तिष्क को कभी अनियंत्रित मत होने दो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने परिवार के संस्कार भी हैं और संघ के संस्कार भी हैं। संघ की शाखा में जाने के बाद हमने जो सीखा है वह सादगी सीखी है, राष्ट्रभक्ति सीखी है, देश प्रेम सीखा है और त्याग करना सीखा, दूसरों के लिए जीना सीखा है। तो ये हमें संघ से मिला और बाकी परिवार के संस्कार तो हैं ही। और मुझे लगता है कि व्यक्ति जब कहीं पर भी जाए, मेरे पिताजी कहते थे कि अपनी हैसियत कभी भी नहीं भूलना चाहिए बेटा। तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर यह ध्यान रखना कि तुम्हारे पिताजी मील के मजदूर थे। जी। तो मुझे लगता है कि हमने जहाँ से शुरुआत किया वो जीवन कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो ईश्वर की कृपा है कि आज देश भर में लोग पहचानते हैं। पर हमने अपनी स्कूली पढ़ाई तो वहीं से की है कि घर से टाट लेके जाते थे और उस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर दरवाजे खिड़की नहीं होते थे। पहले गाय भगाते थे, गोबर साफ करते थे, उसके बाद फिर वहाँ पर क्लास लगती थी हमारी, तो हमने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। पर फिर भी संस्कारों का जीवन बड़ा महत्व है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर से भी मुझे संस्कार मिले हैं और मैं जिस संस्था से जुड़ा वहाँ से भी संस्कार मिले हैं। पर मैं एक बात शरद भाई जरूर सबसे कहना चाहता हूँ कि नकली जीवन या दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि आप दोहरा जीवन जियोगे तो सर पर बोझ होगा हमेशा, क्योंकि डबल आप व्यक्तित्व अगर जिएंगे तो सर पे एक बोझ रहता है। आप हरफन मौला बन कीजिए। यदि आपकी गाने की इच्छा है तो गाइए, नाचने की इच्छा हो तो नाचिए, जो आपकी शौक है वो पूरा कीजिए। भजन गाने की इच्छा हो तो भजन गाइए। मैं मंत्री बन गया तो भजन नहीं गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा? मैं आज भी कहीं पर भी बैठ के रामायण की चौपाइयाँ पढ़ता हूँ, जहाँ 5 लोग रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, मैं बैठ के गाता हूँ। मुझे आनंद आता है रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाने से। तो मैं गाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे आप अभी भी रामायण पढ़ते हैं? मैं कहाँ पढ़ता हूँ, उसमें क्या है? मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं रामायण नहीं पढ़ सकता। रामायण बहुत बड़ी है, मैं अभी भी बोना हूँ। तो रामचरितमानस से भी हमने शिक्षा ली और मेरा सौभाग्य है कि मेरी माताजी पिताजी ने शुरू से मुझे, मैं पहले जब तक 5 दोहे रामचरितमानस के सुनाता नहीं था, जब तक भोजन नहीं मिलता था। तो ये संस्कार है हमारे। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही है। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।